हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की श्रृंखला जो चल रहा है इस चैनल पे, और इसी श्रृंखला के इसमें आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 के भूगोल का चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 क्लास 7 का भूगोल का कराया जा चुका है एनसीईआरटी का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख ले, ठीक है। उसके बाद ही चैप्टर 3 देखें ताकि हर बातें आपको स्टार्टिंग से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 का है। चलिए इससे पहले हम लोग देख लिए कि क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतें के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतें के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघलता हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है, ठीक है। आप मैग्मा के बारे में बताया गया है। अगर गर्म होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर आएगा, और ठंड होगा तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। चलिए चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जो कि है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिनमें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए, स्थल मंडल क्या अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडलीय प्लेट है, ठीक है, जो कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, और बहुत ही धीमी गति से चलती है चारों तरफ, और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर की ही मतलब कुछ किलोमीटर चलता है प्रत्येक वर्ष। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्त रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उनके बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यानी क्या है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कहते हैं अंतर्जनित बल, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बाह्यजनिक बल कहते हैं। अब देखिए, अंतर्जनित बल कभी आस्किम गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आस्किम गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी एवं ज्वालामुखी की जैसे आस्किम गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या है, एक शब्दावली देख लेते पहले कि आस्थलीय मंडल प्लेट कहाँ से है। ये देखिए, भूपटल में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ये बात याद रखेंगे, भूपटल में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की क्या तो प्लेटें होती हैं, जिन पर सभी महाद्वीप, जब भी महाद्वीप है, कितना महाद्वीप है ना, पढ़े हैं उसमें 6 क्लास में हम देख चुके हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है। और महासागर की सतह भी इसी में टिकी हुई है। देखिए, स्थल रूपों का विकास। अब देखिए, पृथ्वी की गतियाँ है ना, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल में क्या होता है, आस्किम बल, पटल विरूपण बल। अब आस्किम बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है, इसे देख लीजिए, जो कि है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाह्यजनित बल में क्या, अपरदन और निक्षेपण है, नदी का बहता जल, पवन, समुद्र तरंगे इत्यादि। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी। देखिए वैसे ज्वालामुखी भूपटरी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, जो न्यू बच्चा है अगर नहीं जानते, कभी ज्वालामुखी सुने ऐसे, तो अभी इसमें पता चल जाएगा कि ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे होता है। तो ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है, भूपटरी पर खुला एक ऐसा छिद्र है ना, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाता है। जैसे देखिए गैस एवं राख, ठीक है, जो कि है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। क्रेटर होता है जहाँ से निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं,
ठीक है। निकास इसको बोलते हैं, बीच वाला जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसे निकास कहते हैं। फिर साइड से जो निकल के कोई बीच अंदर में चला जाए उसे लावा कहते हैं, ठीक है। फिर पपटरी मेटल, ठीक है, जो एक ज्वालामुखी का चित्र दिखाया गया, ठीक है। एक मेग्मा ये होता है रेड कलर का, इसी से निकलता है, जो क्रेटर से होकर निकलती है। अब देखिए शब्द का उत्पत्ति देख लीजिए। शब्द की उत्पत्ति क्या है, एंडो, ठीक है, एंडो एक्सो, यही हो गया। जो एंडो को अंत कहते हैं और एक्सो को बाह कहते हैं। प्लस जेनिक से होता है एंडो, है ना, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। चलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बात है। इसके बाद इसी प्रकार स्थलमंडल प्लेटों गति करने पर जो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी को चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप किसके कहते हैं वो देख लिए, और ज्वालामुखी भी हम लोग देख लिए, और भूकंप क्या किससे कहते हैं ये देखिए फिर से पढ़ते हैं। भूकंप का इसी प्रकार स्थलमंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपटरी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंपन जहाँ है ना भूपटरी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। तो अधिकेंद्र से ही डिस्टेंस को ही करेंगे, मेजर करेंगे तो भूकंप की तीव्रता और इसको जो है कमी का पता चलेगा। उसके बाद देखिए एक तरह का उद्गम केंद्र कैसे होता है, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता हुआ भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये तो पूरा राउंडिंग हो रहा है, पूरा इसका जो वाइब्रेट पूरा है ना पृथ्वी पर होगा। प्लेट सीमा अधिकेंद्र, देखिए अधिकेंद्र हवा भूकंप तरंग सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। अब बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, इसी से भूकंप का एहसास होता है। अब देखिए क्या आप जानते हैं भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट कर ले कि भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ और पृष्ठ से पी तरंग है ना, एस तरंग और एल तरंग, पी एस एल आप ऐसे याद रख सकते हैं, PSL। तो पी तरंगे जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे जिसे एल तरंग को पृष्ठ तरंग कहते हैं। यानी PSL 3 तरंग होते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विशेष को से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। चलिए आप देखिए एक भूकंप की उत्पत्ति समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। आप समझ पा रहे होंगे बात को। अब देखिए गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, गुजरात में भूकंप हुआ था उसका जो विनाश दिखाया जा रहा है चित्र में। अब देखिए भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन है। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पे 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, ठीक है। एक पेज दिखाया गया है अखबार का ही। शहर में आग, चारकोल और अंगूठी के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गया था, ठीक है। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, सब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बस इम्पोर्टेंट नहीं है कि भुज में जो भूकंप का हुआ था 26 जनवरी 2001 को, बस याद रखें। अब देखिए क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। देखिए भूकंप की मापन एक यंत्र होता है ना, जिसे भूकंप लेखी और भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसके बराबर नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होता है तो वह बहुत शक्तिशाली है, और जिसकी तीव्रता 7 है अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो आप समझ जाएंगे भूकंप किससे, भूकंप है ना, भूकंप लेखी और भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, रिक्टर स्केल से। अब देखिए भूकंप क्रियाकलाप, आप देखिए भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले, है ना, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में, है ना, इनमें से दूर
अब इस सुरक्षा के लिए है, अब दूर किससे रहे, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियाँ, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। ठीक है, अब पहले से तैयार कैसे रहे, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, यह है भूकंप, है ना, भूकंप लेखी मशीन जिससे हम लोग नापते हैं भूकंप। ठीक है, अब देखिए मुख्य स्थल कृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। देखिए, अपक्षय और अपरदन आप समझ सक रहे होंगे क्या, मिट्टी के कटाव से सब अपरदन में आता है। ठीक है, लगातार विघटित होती जा रही है भूमि, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अब पृथ्वी जो शैल से बना हुआ ना, उसका मान लीजिए खोदेंगे तो वो शैल टूटने लगेगा। इसी से भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि आपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण एक ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलकृति का निर्माण करते हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचे जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला एवं एंजल जलप्रपात है। देखिए, विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में है एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया, है ना, एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, ये भी याद रखना है कि जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और कनाडा में क्या है, नियाग्रा जलप्रपात किधर है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। ये सब इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। अब देखिए, नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खारी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरी ढाल वाली घाटी में गिरते हैं तो यह जलप्रपात बनता है। अब देखिए, जलप्रपात क्या था जो हम लोग देख रहे थे कि जलप्रपात क्या होता है, जब नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है ना। अब देखिए, नदी का जल है, अब वहाँ से मान लीजिए नीचे भूमि अपरदन हो रहा कुछ एक तरफ से, तब न पानी उधर ही चल जाएगा ना। फिर ऐसे है कि जब नदी किसी खारे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खारे ढाल वाली घाटी में गिरती है। अब देखो, उसी से अगर कोई एक तरह के पत्थर में गिरेंगे शैल में तो उसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। आप देख सकते हैं एक जलप्रपात का फोटो। ठीक है, अब यह है नियाग्रा जलप्रपात का फोटो, आप देख लीजिए कैसा होता है। ठीक है, आप देखे होंगे अक्सर वीडियो में ऐसा कुछ, तो यही है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, अब देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह बोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं भरे मोरों को विसर्प कहते हैं। देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, मतलब जिधर तरह बहने लगती है। नदी के इन्हीं भरे मोरों को विसर्प कहते हैं। आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे चलो नीचे पिक्चर होगा, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार आपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जिस विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। अब चाप झील एक तरह के समझ सकते हैं पिक्चर में। देखिए, यहाँ से नदी आ रहा है, हमारा जो नदी आ रहा है तो कुछ पानी एक अलग जगह पे चल गया है। ठीक है, उसको ही चाप झील कहते हैं। ठीक है, इसमें समझ पा रहे होंगे आप। अब विसर्प क्या है, कुछ मिट्टी का जो रह जाता तरह का, उसी को विसर्प तरह का माना जाता है। अब देख, कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र बाढ़ में आ जाते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्स्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनके वितरेका कहा जाता है। ठीक है, अब जब नदी बहुत सारा इसमें ये हो जाता है उसको वितरेका कहेंगे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वितरेका कहा जाता है। अब यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे
का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक भित्तिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए भित्तिका आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से बट जाना, फिर इसी तरह डेल्टा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखिए समुद्री तरंगे के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृत्य बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। ठीक है, समुद्र तरंगे के कार्य क्या है? समुद्र तरंगे अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृत्य बनाते हैं। समुद्र तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार आपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती है। दीवारें जैसी इन आकृति को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भूग्रुव कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब देखिए समुद्री तरंगे द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ कैसे है। देखिए इसे टकराने के बाद यहाँ पे छेद हो जाता है जो कि तटीय मेहराब हो गया और समुद्री गुफा बन जाता है। यहाँ से स्टेक जो सब कुछ उड़ जाता है, बस ये रह जाता है, उसके स्टेक कहते हैं। अब देखिए क्या है हिमनद के कार्य। अब हिमनद कैसा होता है वो देख लीजिए। एक तरह का बर्फ गिरा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। ठीक है, हिमनद एवं हिमानी क्या होता है? बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करते हैं। ये बात समझिए कि हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गिलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गिलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाता है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपण में होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए पवन के कार्य। अभी देख सकते हैं बालू के टिब्बे, जो बालू का ढेर बन जाता है तो टिब्बे कहते हैं। इसको देख लेंगे क्या है पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में क्या होता है? पवन जो है, पवन ही क्या करते हैं? उसको अपरदन में ना एक तरह का लाना और निक्षेपण एक तरह से उसको दूसरी जगह ले जाना। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के छेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जो है पवन जब उड़ती है तो क्या होता है पवन होने के बाद कि निचले भाग को नहीं आसानी से काटते, ऊपरी भाग को नहीं। इसीलिए ऐसी शेल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनते हैं जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 हम देख चुके हैं। अब देखिए जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोअस कहते हैं। चीन में विशाल लोअस निक्षेपण पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर 3 का जो भी था बातें यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास हम देख सकते प्लेटो क्यों घूमती है, बाहर जनिक आंतरजनिक बल क्या है, अपरदन क्या है, बालू टिब्बा क्या है, चापझील क्या है, ये सब देख सकते हैं। अब MCQ एक बार देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी समुद्र तिरंगे की विशेषता नहीं है। अब समुद्र तिरंगे की विशेषता क्या नहीं है, एक तरह का है ना, समुद्री गुफा बनता है, शेल बनता है, किनारा नहीं है एक तरह का। अब देखिए हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, हिमनद का हिमनद जो देखे थे हम लोग। ठीक है, बाटकी मैदान तो नहीं है एक तरह का। चलिए सब देख सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी की आस्किम गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। ठीक है, उसके बाद है छत्रक शेलो पाई जाती है कहाँ पे, चापझील यहाँ पाई जाती है। देखिए चापझील कहाँ पाई जाती है ना, नदी घाटी की तरह का ही चापझील मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि सारा क्वेश्चन आप जो पढ़े हैं उससे कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सब भी देख सकते हैं। तो चलिए यह चैप्टर 3 ख़त्म होता है और चैप्टर 4 जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का। चलिए फिर मिलते हैं।